गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी UPSI एग्ज़ाम की मैथ्स की सीरीज। इस सीरीज़ के अंदर हमने कुल मिलाकर के अब तक 14 सेट्स को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास नंबर 15 के अंदर सेट नंबर 15 को। एग्ज़ाम के कंपैरिजन में इन जो पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनका लेवल हम लोग ज़्यादा रखते हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि जो बच्चे UPSI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका सेकंड फेज़ के अंदर अभी रेलवे का एग्ज़ाम भी होगा। उनमें से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो SSC का एग्ज़ाम देंगे। तो इस वजह से हमने क्या किया है, इनका लेवल थोड़ा ठीक रखा है। और बाकी जिस बच्चे ने 90 डेज़ का जो रेलवे का कोर्स मैंने आपको करवा रखा है वो कंप्लीट किया है साथ साथ, तो उनको ये वाले सवाल बिल्कुल भी लेवल के नहीं लगेंगे। उनको ये लगेगा हाँ थोड़ा बहुत लेवल बढ़ा है। तो उस सीरीज़ में ही हमने अपना लेवल काफ़ी बूस्ट कर रखा था। तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो क्लास नंबर 1 से उसको देखना स्टार्ट कर दें। इन सब की PDF आपको मिल जाती है। वासु स्टडी IQ टेलीग्राम का चैनल है और इसके आप फाइल सेक्शन में जाएं। फाइल सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर PDF मिलेंगी। ये अपना डाउट ग्रुप है जहाँ पर आप एग्ज़ाम रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे स्मार्ट कोर्सेज के लिए आप विजिट कर सकते हैं studyIQ.com या फिर प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें स्टडी IQ, वहाँ से स्टडी IQ एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करें। वहाँ पर आपको कई सारे और कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला सवाल आपके पास है। एक ठीक सा सवाल है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसको जो पूछा गया है उसका नेचर इम्पोर्टेंट है। आपके पास इसको सोल्व करने के लिए 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखना भाई क्या कहा इसने यहाँ पर। इसने कहा कि सुनील ₹200 दो प्रकार की मिठाइयों पर खर्च करना चाहता है जिनका मूल्य 7 व 10 रुपए है। क्लियर है। मिठाइयों की वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे लेने पर कोई रुपया शेष ना बचे। अगर आप इसको ऐसे मानेंगे कि पहले प्रकार की मिठाई उसने X खरीदी, दूसरे प्रकार की Y खरीदी, 7X प्लस 10Y बराबर कुल मिलाकर के 200 रुपये, मामला एडजस्ट होगा नहीं। तो एग्जामिनर भी यही चाहता है कि कोई स्टूडेंट है इसको डील कैसे करे। पहले प्रकार की X मिठाई ले ले, दूसरे प्रकार की Y मिठाई ले ले, तो 7 गुणा X 7X रुपये पहले वाले के लग गए और 10 गुणा Y 10Y दूसरे वाले के लग गए और दोनों को इक्वल करेगा ऐड करके तो 200 रुपये आएंगे। लेकिन सोल्व नहीं होगा। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। असल में देखा जाए तो ये जो सवाल है इसको सोल्व करने की या टैकल करने की जो अप्रोच है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप 10 रुपए की कोई मिठाई लेते हैं, एक लेंगे 10 रुपए लगेंगे, दो लेंगे 20 रुपए लगेंगे, तीन लेंगे 30 रुपए लगेंगे, इसका मतलब ये तो इनकी रेट है वो तो 10 के मल्टीपल में ही चलेगी। क्लियर है। मैक्सिमम मिठाइयाँ आपको खरीदनी है, मैक्सिमम मिठाइयाँ आपको खरीदनी है और अधिकतम संख्या ये जो आपसे पूछी गई है, पैसा एक भी शेष नहीं छोड़ना है। तो हम प्रयास क्या करेंगे कि 7 रुपए वाली मिठाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि कम रुपए में ही ज़्यादा मिठाइयाँ आएंगी। किसके कंपैरिजन में? 10 रुपए वाली के कंपैरिजन में। और लास्ट में जितने भी पैसे बचे वो कैसे छोड़ने हमें? 10 के मल्टीपल में, अदरवाइज बची हुई मिठाइयाँ नहीं खरीद पाएंगे। तो आप दिमाग लगाते कि अच्छा 10 के मल्टीपल में है तो 10 के हिसाब से तो 70 रुपये में भी खरीदा जा सकता था। ठीक है, वो चाहता तो जस्ट डबल भी खरीद सकता था। चलो भाई 140 रुपये में खरीद सकता था वो, 20 मिठाइयाँ यहाँ से आ जाती। अगर मैं 7 को 30 से गुणा कर देता हूं तो मुझे ज़रूरत होगी 210 रुपए की। अप्रोच को पकड़ो। मैं चाहता तो इसका सीधा सॉल्यूशन आपको करवा देता, लेकिन जब आप पहली बार इस टाइप का कोई सवाल देखेंगे तो दिमाग में आपके क्या क्लिक होगा? दिमाग में यही क्लिक होगा कि जो जिसके रुपए कम है वो मिठाइयाँ ज़्यादा खरीद ले तो मैक्सिमम आएंगी। लेकिन शर्त यह है कि कोई भी शेष रुपया ना बचे, तो इसका मतलब जो भी रुपए बचेंगे वो आपको 10 के मल्टीपल में छोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब पिछले वाली जो मिठाई खरीदी है वो 10 के मल्टीपल में खरीदनी पड़ेंगी, मस्ट है, तभी जाकर के 200 रुपये बनेंगे। तो या तो वो क्या करे, या तो वो ऐसा करे 10 मिठाइयाँ खरीदे 70 ही लगे,
चलो इसको हटा देते हैं। 20 मिठाइयाँ खरीदी जा रही हैं 140 रुपए की, 30 नहीं खरीद सकता क्योंकि 210 रुपए की नीड है। 140 में खरीद लेगा तो उसके पास रुपए कितने बचेंगे, 60, और इन 60 रुपए से वो 10-10 रुपए वाली कितनी खरीद सकता है, 6। ये कितनी खरीदी भाई उसने, 20 खरीदी। तो यहां से फाइनली रिजल्ट आपका क्या देगा, 26। बात को ध्यान से अंडरस्टैंड करना। देखो इस सवाल को जो सोल्व करने की अप्रोच है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा मिठाई खरीदनी है तो जो कम रुपए हैं, जिसके कम रुपए लगते हैं, वो मिठाइयाँ ज़्यादा खरीदने का प्रयास करो। बची हुई मिठाइयाँ 10 रुपए के मल्टीपल में खरीदी जाएंगी, टोटल 200 रुपये बनाने हैं। तो ये जो 7-7 रुपये वाली खरीद रहा है इनको भी 10 के मल्टीपल में रखो और मैक्सिमम रखो। तो 10 का पहला मल्टीपल 70 बना, दूसरा मल्टीपल 140, 20 से गुणा करने पर। तो आप कहोगे कि भाई 20 मिठाइयाँ तो पहले वाली खरीद लो, 140 रुपये, 60 रुपये बच गए। 60 में 10-10 के हिसाब से कितनी मिठाइयाँ आ जाएंगी, 6। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या आ जाएगा, 26। ये होती है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की अपनी एग्जाम अप्रोच। आपके सामने एक बेहतरीन सवाल और है, अटेम्प्ट करके बताएं। और अगर आप कंटिन्यूअस सीरीज को देख रहे होंगे तो मेरे ख्याल से ऐसे सवालों को लेकर आप कंफर्ट भी हैं। आपके पास यहाँ पर टाइम है 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। और उम्मीद है आपको ये सवाल दिख रहा होगा प्रॉपर। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा आपका इसे करेक्ट कर देता हूँ। आपका एक तो ये है इस टाइप से, एक ये दिया इसने मिलाया है, ट्रायंगल बना रखा है, सॉरी ट्रायंगल नहीं बना रखा है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। अगर पिछला सेशन भी आपने देखा है तो आपको आइडिया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करते थे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कि इसको डील कैसे करेंगे। एक तो काम की बात सुनो। काम की बात यह है कि पीछे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर काम की बात यह है कि आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर आप कंटिन्यूअस सीरीज देखते हैं तो एक पैटर्न आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, ये वाला, कि अगर यहाँ एंगल की वैल्यू x है, यहाँ पर एंगल की वैल्यू y है, इस एंगल की वैल्यू z है, तो इस एंगल की वैल्यू अगर मैं थीटा कहूँ तो थीटा मेरा क्या निकल के आता था, x + y + z लिखा जा सकता है। अब आप कहोगे कैसे निकाला, हालांकि पिछले सेशन में बता दिया था, एक बार फिर समझो। ये जो शेप आपको दिख रही है ये कैसी शेप है, इसकी 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब ये क्या है, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल है। दिखने में अमूमन बच्चा इसको ऑब्जर्व नहीं करता। अगर मैं किसी बच्चे के सामने ये रखूं, ये कैसी शेप है, कहोगे क्वाड्रिलेटरल। लेकिन जैसे ही ये शेप रख दी, अब बच्चा सोचता है ये क्या डाल दिया, 4 भुजाएं हैं, क्वाड्रिलेटरल, सिंपल डेफिनेशन। क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक एंगल x है, एक y है, एक z है, अंदर वाले इस एंगल को k मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं। तो आप कह सकते हैं कि x + y + z + k का रिजल्ट क्या होगा आपका, तो आप कहेंगे जी 360 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। और ऐसे ही ये देखो, ये एंगल और इधर वाला थीटा मिलाकर के पूरा राउंड बना रहा है, तो ये कितने का होगा, तो आप कहेंगे ये भी 360 का होगा। तो इसके इक्वल में क्या लिख सकते हो, k + थीटा। k से आपका k कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली x + y + z = में आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा, थीटा का। इतनी सी बात को यहां पर आपको अप्लाई करना था, इस जगह पर अप्लाई करना था। दिमाग लगाना कैसे, देखो अगर मैं यहां बात करूं थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी a+ इधर नीचे की तरफ बीटा प्लस का 40 डिग्री लिखा जा सकता है। इन तीनों का जो सम होगा वो किसकी वैल्यू होगी, आपके थीटा की, लिखा जा सकता है। ऐसे ही आप ये कह सकते हो कि भाई इन तीनों का जो सम होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 110 डिग्री के बराबर। तो अगली बात भी आप लिख दो। अगली बात आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि थीटा + a + बीटा = में कितना बनेगा, 110 डिग्री लिखा जा सकता है इजी वे में। क्योंकि वही बात इसने क्या है, बार बार अगर कोई बच्चा कहे सर मुझे नहीं पता, तो क्या करेगा, उस बच्चे को मानना पड़ेगा यहाँ पर k, इस एंगल को k, पहला रिजल्ट सोल्व करना पड़ेगा, फिर इसको अप्लाई करोगे तब जाके कंक्लूजन निकलेगा। चलो इतनी बात अगर आपको पता चल गई तो इसका मतलब सवाल सोल्व हो गया। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को आप क्या कर दो, एज इट इज ऐड कर दो। ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में a + बीटा है, राइट में भी a + बीटा है, कट गया।
थीटा और थीटा मिलकर के क्या बन गया, 2 बार थीटा बराबर 150 डिग्री आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 75 डिग्री लिखा जा सकता है। तो इस सवाल को भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम में इस लेवल के थोड़ा ना आते हैं। अब पूछ करके तो आएंगे नहीं किस लेवल के आते हैं, आपको आने चाहिए क्योंकि ये बेसिक सवालों के अंदर कंसीडर होते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने एक बेहतरीन सवाल है, आपके पास है 30 सेकंड का टाइम। देखना भाई क्या कहा, एक डिब्बे में 10 पेज हैं जिनमें से 10 दोषपूर्ण हैं, इनमें से 3 पेज यादृच्छिक उठा लिए जाते हैं। तीनों पेजों के दोष रहित होने की प्रायिकता क्या है। और असल में मामला क्या पूछा गया है, परसेंटेज के अंदर। तो एक ध्यान से बात को सुनो, असल में आपके पास जो रेशियो होता है या आपके पास जो परसेंटेज होता है या फिर जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है, तीनों की तीनों एक ही बात है। ये तीनों की तीनों चीजें हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। ऑल ओवर रिप्रेजेंटेशन का जो कंक्लूजन है इनका वो क्या रहेगा, हमेशा ही सेम रहेगा। जैसे मैं ये मान लेता हूं कि क्लासरूम के अंदर मेरे पास मान लो 4 तो लड़के हैं और क्लासरूम में 1 लड़की है, टोटल कितने हैं 5। 4 लड़के हैं 1 लड़की है। अब कोई कहे कि लड़कियों का कितना प्रतिशत है, तो सीधे सीधे कहा जाएगा भाई लड़कियों का प्रतिशत है, 1 लड़की है टोटल 5 हैं, जब सोल्व करोगे मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 20% होगा। लड़कियों का रेशियो कितना है टोटल क्लास के अंदर, तो आप कहोगे 1 लड़की है टोटल 5 बच्चे हैं। ठीक है, आप 5 बच्चों में से 1 बच्चे को चुनते हो और उसके लड़की होने की प्रायिकता क्या है, तो आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज, अनुकूल दशाएं बटा में कुल दशाएं। असल में आपको फेवरेबल केसेस पर ही काम करना पड़ता है, वही पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब 5 आपके पास चॉइस है उठाने के लिए, किसी एक को उठा लेंगे और लड़की कितनी है सिर्फ 1, तो फेवरेबल केस 1 हो गया। टोटल उठाने के तरीके या निकालने के तरीके 5 हो गए। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल रहा होगा कि 20% भी घूम फिर करके 1/5 है, रेशियो भी 1/5 है, ये बात भी 1/5 है। तो कई बार एग्जामिनर क्या है थोड़ी सी चालाकी दिखा देता है। चालाकी क्या दिखा देता है, सीधे प्रोबेबिलिटी ना पूछ करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे बच्चा सोचता है कि यार प्रोबेबिलिटी तो मैंने पढ़ रखी थी, परसेंटेज तो मुझे आता नहीं है। सारी बातें एक ही हैं, जो प्रोबेबिलिटी आई है उसको आप क्या कर दो, 100 से गुणा कर दोगे, परसेंटेज में बदल जाएगा। तो एक तो जो कॉमन कंफ्यूजन होता है बच्चे को वो ये था। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपके पास डिब्बे में कितने हैं भाई, 100 पेज हैं, 10 दोषपूर्ण हैं और आपको क्या उठाने हैं जो दोष रहित है। इसका मतलब जो स्क्रू आपके लॉसलेस हैं उनको उठाना है। तो उठाने का तरीका क्या होगा, फेवरेबल केस तो 10 तो दोष वाले हैं, तो 90 आपके क्या होंगे दोष रहित। तो 90 में से आप 3 को उठाओगे। टोटल कितने हैं भाई, टोटल आपके पास 100 हैं, 100 में से 3 को उठा लो। प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल केसेज। टोटल आपके पास 100 पेज हैं, उठाने कितने हैं आपको 3। तो उठाने के तरीके कॉम्बिनेशन का सहारा लिया जाता है 100C3। इसके बाद फेवरेबल केसेज उसने कहा कि ये सारे के सारे आपके स्क्रूज जो हैं वो लॉसलेस होने चाहिए। लॉसलेस है कितने आपके पास, 10 तो खराब हैं, तो 90 बचे हुए हैं। तो बचे हुए 3 जो उठाओगे वो किस में से उठाओगे, 90 में से, 90C3। इसको सोल्व करने का तरीका भी बताया था। अगर सिंपल सी कंडीशन है, देखो कोई भी एग्जाम है आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी मांगेगी आपसे। ये नहीं है कि सर की सीरीज चल रही है, ठीक पढ़ाते हैं सर, 2 सवाल देख लेते हैं इधर से, फिर यूट्यूब के ऊपर और स्क्रॉल किया, उधर और 2 कोई टीचर मिल गया, ये गुरुजी भी ठीक पढ़ा रहे हैं, 2 सवाल इनके भी देख लिए जाएं, फिर XYZ किसी और टीचर का नाम देखा कि यार ये भी ठीक पढ़ा रहा है। तो ऐसे थोड़ा ना होगा, आपको एक टीचर चूज करना है जो आपको ये लगे कि हाँ ये रिलेवेंट कंटेंट भी पढ़ा रहा है,
एग्जाम वाली सी बात भी कर रहा है जो प्रैक्टिकली संभव है, चने के झाड़ पर भी नहीं चढ़ा रहा है, सही सही बात कर रहा है। और मेहनत करने से आपके सिलेक्शन होते हैं। एक टीचर को चूज करो, वो जैसा रास्ता बताता है उसके ऊपर चलते जाओ, कंक्लूजन निकल आएगा। तो अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैंने आपको कहा था कि जब भी सोल्व करते हो तो कैसे चलाओगे, ऊपर और नीचे 3-3 बार चलाना है सीरीज को। तो ऊपर आ गया 90, फिर 89, फिर आपका 88 निकल के आ गया। अपोन में भी 3 बार चलाना पड़ेगा, फैक्टोरियल 3 आएगा नीचे, फिर आप लिखोगे 100, फिर लिखोगे आप 99 और फिर लिखोगे आप 98, लिखा जाएगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, अपोन में फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल आउट हो गए, तो लिखना नहीं पड़ा। मूल बात यही थी कि एग्जाम में अगर आप स्टार्ट लेते तो यहां से ले सकते थे। अब इसे सोल्व कर देते हैं। एक 0 से 0 खत्म, 9 से काटोगे 11 बार, 11 से काट दोगे इसको 8 बार। ठीक है भाई, 8 को काटा 10 से तो 5 बार कट गए आपके पास, और इसको जब आप काटोगे तो ये 4, फिर इसको काट दोगे 2 बार तो ये 49 टाइम्स। अगर आप इसको गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 गुणा 2 18, 8 2 16 और 1 17, 178 अपोन में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 5 गुणा 9 आपका 45, 5 4 20 और 4 24, ये निकल के आ गया। इसे अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, एक बात थोड़ी सी मिस कर रहा हूं मैं, अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सीधे ही क्या दिमाग लगा लेते कि भाई यहां पर अभी अभी सिखाया था प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। तो आप सीधे सीधे ही यहां से क्या करते, 100 का गुणा कर देते। तो उससे फायदा क्या होता, ये वाला पार्ट अपना इससे कट जाता 5 20 बार। और आप चाहते तो ये वैल्यू ऐसे ना लिख करके सीधी सीधी ही लिख देते। क्या लिखते हम लोग, 2 गुणा 2 4, एक तो 0 ही है, 4 ये बन गया, 9 गुणा 4 36, 3 8 3 24 और 3 27। इसके अंदर डिवीजन किसका करना है भाई, हमें 49 का। डिवीजन कट कुछ रहा ही नहीं था तो 49 का कर दो। 49 का डिवीजन करना है, सारा किसका लेंगे, ऑप्शन का। 7 बार तो जा ही रहा है, तो 7 9 आपका यहाँ पर हो गया 63। कितना बचा भाई आपके पास, 6। 7 4 28। एक मिनट, क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई हम लोग, कोई ना कोई तो गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि 90 गुणा 4 360 तो आना ही था वो वैसे भी। एक बार और देख लेता हूँ, 9 गुणा 4 36 और 4 गुणा 8 32, 32 में 3 जोड़ दिया तो यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू है 32 में 3 जोड़ दिया तो ये कितनी आएगी हमारे पास, 36। ठीक है, 7 9 63, 7 4 28, 6 34। इतनी बार डिवीजन चला गया, कितना बचा, 23, 230। 230 में 49 का अगर आप डिवीजन करेंगे, 50 का अगर डिवीजन करते तो 4 बार पूरा पूरा चला जाता, तो 4 बार तो जाएगा ही डिवीजन। तो अपना जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आ गया, 74.65%। सवाल का नेचर कैसा था, सवाल का नेचर लास्ट पॉइंट पर आते हैं तो कैलकुलेटिव हो जाता है, बाकी सवाल आसान था। चलिए भाई अगले सवाल की बात करते हैं। आपके सामने एक सवाल है, जल्दी से इसे रीड करें। आपके पास 30 सेकंड का यहाँ पर टाइम है, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसको जल्दी से आप रीड करो। अगर प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो मैं इसकी व्यवस्था बना देता हूँ। एक लाइन ये है, एक लाइन आपकी ये वाली है। देखना भाई क्या कहा है इस क्वेश्चन में इसने कि नीचे दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी बराबर सी डी, ए बी बराबर ए सी बराबर आपका सी डी, ये लिखा उसने। फिर इसने कहा एंगल ए डी बी की वैल्यू, ए डी बी, ए से डी पर गए, डी से बी पर आए, तो ये एंगल आपके पास बचा, इसकी वैल्यू वो कितनी कह रहा है, 20 डिग्री। ये आपका 20 डिग्री है। आपसे क्या कह रहा है, एंगल बी ए डी की वैल्यू, बी ए डी की वैल्यू, इसका मतलब आपसे ये पूरा का पूरा एंगल पूछ रहा है। सोल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात होती है। सोल्व करते टाइम क्या ध्यान रखना है, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर, अगर किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल हैं तो इनके सामने के दोनों एंगल भी आपके क्या होंगे, सेम। अल्फा अल्फा मान लिया,
इसी का वाइसे वर्सा भी ट्रू होता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने की साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। यही काम आपको यहाँ पर अप्लाई करना था कि भाई इस ट्राइंगल में एक साइड और एक साइड इक्वल है, तो इसके सामने अगर 20 डिग्री है तो इसके सामने भी जो एंगल होगा वो कितना होगा, 20 डिग्री। ये 20 डिग्री 20 डिग्री, अंदर वाला 140, तो ये कितना निकल के आएगा, 40 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और भी बताई गई थी कि कई बार अगर आप एक छोटी सी बात को ध्यान रख लेते हैं तो आपकी स्पीड बूस्ट हो जाती है। बात क्या थी, किसी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम, दो इंटीरियर एंगल ये हो गए, तीसरा इंटीरियर ये होगा, लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका ये रिजल्ट आएगा। तो अगर आप स्पीड से करना चाहते तो 20-20 यहाँ पर क्या निकल के आ जाता आपके पास, 40। और इस ट्राइंगल के अंदर अगेन आप गौर से देखते तो ये क्या है, इस साइड के सामने, तो इसके सामने वाला भी कितना आ जाता आपका, 40 डिग्री। या तो आप ऐसा सोल्व कर लो कि ट्राइंगल ए बी डी में एक 40 है एक 20 है, 60 हो गया, तो बचा हुआ एंगल आपका कितना होगा, 120 डिग्री। ऐसे बात नहीं समझ आ रही है तो सुनो, ये 40 40 80, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का निकलेगा, 100 डिग्री का। आपसे पूछा क्या था, बी ए डी, इसका मतलब क्या है, बी से ए पर गए, ए से डी पर गए, ए एंगल पर ए बी और जो आपकी ए डी साइड है उसकी वजह से जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 120 डिग्री हो गया। एक छोटी सी तो बात ये काम कर रही थी, स्पीड बूस्ट करने के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। इतने में ही आपका सवाल यहाँ पर सोल्व हो जाता। चलो एक सवाल है आपके पास, इसको सोल्व करने के लिए जस्ट 20 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी से आप लैंग्वेज को रीड करें और अटेम्प्ट करें। चलिए भाई देखना जरा क्या कहा इसने कहा एक ट्राइंगल की दो साइड 7 और 10 सेंटीमीटर है, तीसरी साइड के कितने पूर्णांक मान संभव है। तो कई बच्चे तो इसको सीधे भी हिट कर देते हैं, उस बात पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन काम की बात यह है कि कोई भी अगर आपके पास ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बी और सी है, तो ये ट्राइंगल तभी बनेगा जब सी की वैल्यू क्या होगी, ए और बी का जो अंतर है उससे बड़ी होगी और ए और बी का जो एडिशन है उससे छोटी होगी। ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल बनने के लिए इंपॉर्टेंट शर्त क्या है। तो यहाँ पर हमने तीसरी साइड को सी मान लिया है, तो सी की वैल्यू के लिए कंपल्सरी कंडीशन क्या कहती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आपके पास, 3 है, और इन दोनों का जो एडिशन है आपके पास वो कितना है, 17। तो यहाँ से सी की वैल्यू 3 से बड़ी होगी और 17 से छोटी होगी। तो वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है सी की, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 8 9 10, कहाँ तक जाएगी भाई रेंज, 16 तक जाएगी। इन नंबर्स को काउंट करने का एक तरीका तो ये है, 1 से लेकर 16 तक आपको नंबर लेने हैं। कितने नंबर होंगे, 16, 17 को तो लेना ही नहीं है। आपने पीछे के 3 नंबर हटा दिए हैं, पीछे का 1 हटा दिया, 2 हटा दिया और 3 हटा दिया, 16 में से 3 हटा दिया, तो नंबर कितने बने आपके पास, 13। ठीक है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डीप के अंदर पढ़ लेते हैं तो इसका एक कंक्लूजन और भी आता है। ठीक है, रटना नहीं है उस कंक्लूजन को, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर आप डील करते हो तो ऑल ओवर कंक्लूजन ये आता है कि तीसरी भुजा के कितने पूर्णांक संभव हैं। तो जो छोटी भुजा है उसका डबल करके -1 कर देते हो, तो यहाँ से रिजल्ट कितने बनेंगे, 13। ठीक है, ये वाली बात मैं इस सेशन को जब डिटेल में लूंगा अगली बार, किसी भी एग्जाम के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, उसमें इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि एक्चुअल में ये मामला क्या है। असल में देखो, ये मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूं, हालांकि बच्चों को कहता नहीं हूं कि इस टाइप की कोई चीज़ें आप रटने का प्रयास करें। या तो आपने इसका पूरा लॉजिक समझ लिया जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, या सिंपल सा तरीका था, वैल्यूज क्या होंगी, दोनों का अंतर है 3 नहीं हो सकता, एडिशन 17 है, 17 भी नहीं होगा, 1 से लेकर 16 तक की गिनती में से 3 को हटा दो, रिजल्ट आ गया 13। ठीक है, या फिर ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है कि छोटी साइड का डबल -1, इसका लॉजिक होता है, सीधे नहीं निकलता है ये भी।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने अगेन 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप मुझे अटेम्प्ट करके बताएं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिजल्ट क्या होगा। बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल है। इसको रिलेट करके देखेंगे कि अब तक जो सवाल पूछे जाते हैं अमूमन एग्जाम्स के अंदर उनमें क्या पैटर्न होता है। इस सवाल के अंदर ऐसा नया क्या कर दिया है कि हमें थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो नए वाली बात क्या है। आई होप हो गया होगा। देखना भाई, अगर सेशन अभी तक लाइक नहीं किया तो एटलीस्ट लाइक जरूर कर दो। देखो पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर से 75 रुपीज पर लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। अब ध्यान से सुनो एक बात को, ध्यान से क्या सुनना है कि आपकी एग्जाम में जो सवाल आते हैं इनकी कैटेगरी में थोड़ी सी बता देता हूं। एक ये होता है कि महंगाई जो है वो 20% बढ़ गई है, महंगाई 20% बढ़ गई है, खर्च हम लोग सेम रखना चाहते हैं, तो जो टोटल हमारा कंजम्पशन हो रहा है केजी के अंदर, जो हमारा कुल उपभोग हो रहा है उसको कितने परसेंट कर दें। तो इन सवालों की कैटेगरी फर्स्ट क्या कहती है, 100 रुपए की चीज 120 रुपए में मिलेगी। आपका मन करे तो आप इसको डील कर सकते थे 5 की चीज 6 रुपए में। 20% बढ़ी है ना महंगाई, तो 5 रुपए का जो सामान आता था वो अब कितने में आएगा, 6 रुपए में। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम खर्चा 5 ही रुपए का रखेंगे, तो 1 रुपए का खर्चा कम करोगे। तो दुकानदार के पास अगर 5 ही रुपए दोगे तो दुकानदार कहेगा भाई 1 रुपए का सामान कम दूंगा, आज का भाव चल रहा है 6। तो यहां से रिजल्ट कितना आ जाता है, 16/2/3%। कैटेगरी फर्स्ट आपकी इन सवालों की ये है। सेकंड कैटेगरी आपकी क्या कहती है, सेकंड कैटेगरी आपकी कहती है कि महंगाई 20% बढ़ गई है, महंगाई 20% बढ़ गई है, लेकिन एक महिला क्या कहती है कि मैं खर्चा 10% बढ़ा लूंगी। इस केस में भी उपभोग को कुछ कम करना पड़ता है। तो कितना कम करना पड़ेगा, सिंपल है, कॉमन सेंस अप्लाई करो। जिस सामान के पहले 100 रुपए लगते थे, 20% महंगाई बढ़ने की वजह से अब कितने रुपए लगेंगे, 120 रुपए लगेंगे। महिला क्या कह रही है कि नहीं भाई हम 120 तो नहीं दे सकते, लेकिन 10 रुपए तो आपको और दे ही सकते हैं। 100 रुपए का हमारा पहले खर्चा हो रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, 110 रुपए का खर्च करने को तैयार है। दुकान वाले को 110 दोगे तो कहेगा कि बहन जी पहले जो सामान आप 100 में लेकर जा रही थी उसके आज 120 रुपए लगते हैं। तो ये कहेगी कोई बात नहीं 110 ही देंगे। तो ये कहेगा देखो 10 रुपए का आज के भाव के हिसाब से मैं सामान कम दूंगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ओरिजिनल के साथ क्यों नहीं रिलेट करवाते, पिछले भाव के साथ नहीं रिलेट करवाएगा, वरना तो ये महिला जाकर क्या क्या कह देगी, मेरे दादाजी के टाइम जो सामान आता था वो भाव लगा लो, या बाबर के टाइम जो भाव चल रहा था वो लगा लो। तो 100 रुपए के अंदर तो क्या पता कितने गांव खरीद डालेंगे ये लोग। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट के भाव लगते हैं। आज की रेट में 10 रुपए का सामान कब मिलेगा, आज की रेट में 10 रुपए का सामान कब मिलेगा, आज की रेट कितनी है 120, 1/12, 1/12, 12 8 आपका 96, 4/12। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो उपभोग है वो 81/3% डिक्रीज करना पड़ेगा। कैटेगरी समझ में आ गई ना। एक में क्या होता है, 100 रुपए का सामान 120 में मिलेगा, दुकान वाला कहता है भाई 20 रुपए और दो, उतना ही सामान दूंगा। घर वाले क्या कहते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं हमें सामान की, 20 रुपए का कम दे दे। तो वो कहता है 20 का कम आएगा किस पर, आज के भाव 120 पर। कैंसिल आउट किया 1/6। और इस बात को मैंने आपको रिलेट भी करवाया था कि असल में क्या रीजन होता है कि यहाँ पर हमारा जो भी मामला चल रहा है चीजें पैसे में है और हम लोग इसको केजी के साथ रिलेट करवा लेते हैं। इजी है, तो सीरीज को जरूर देखना। चलो भाई, अब इस सवाल को इसने कोई नया काम नहीं किया है, पूछने का जो तरीका है जस्ट उसको चेंज किया है। ध्यान से देखना, 60 रुपए लीटर से बढ़कर 75 रुपीज पर लीटर हो जाता है। जिस चीज के पहले 60 रुपए लगते थे, आज उसी चीज को चाहिए उतने ही लीटर पेट्रोल चाहिए, 75 मिलेगा। आजकल तो 100 हो गया है वैसे। चलो, पेट्रोल की खपत कितनी कम करें ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10 हो। तो अब बाइक चलाने वाला क्या कहेगा, 60 से 75 हो गई है रेट, वो क्या कहेगा, बाइक चलानी तो बंद नहीं करूंगा, लेकिन काम भी चलता रहे तो इसलिए मैं 10% एक्स्ट्रा खर्च करने को तैयार हूं। तो 60 का 10% 6 होता है, मैं 66 रुपए दे सकता हूं। पेट्रोल पंप वाले को देगा कि भाई पेट्रोल डालना, तो वो कहेगा भाई पहले 1 लीटर डलवाते थे, अगर आज 1 लीटर डलवाना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको।
आज 1 लीटर डलवाना है तो आपको 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आप कहते हो 66 ही दूंगा, तो ये कहेगा कोई बात नहीं, मैं भी 9 रुपये का कम डालूंगा। 9 रुपये का पेट्रोल कितना कम आएगा उसे प्रतिशत में आपसे पूछा गया है, ये नॉर्मल सी बात है। तो रिलेट हो रहा है ना वो रुपए लीटर के साथ। 9 रुपये तो कितने लीटर कम आएगा, और उसे परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। चलो कर दें, तो 9/75 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से काटा 3 बार, 4 बार, 3 बार, 12% आपका हो गया यहाँ से रिजल्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इस पैटर्न के सवाल होते हैं कॉमन सेंस से सोल्व करने, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कंप्लीट आपके जीवन के एग्जाम्पल है। बस अंडरस्टैंड करते जाओ, वर्बली आपके सवाल सोल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। चलो भाई, एक थोड़ा सा हटके लेवल बढ़ा करके सवाल लिया है, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, एक बार ट्राई करके देख लो। उम्मीद है मतलब लगभग बच्चे तो कर ही लेंगे इसको। चलो भाई, क्या कहा, ट्रायंगल पी ए में त्रिभुज पी क्यू आर की माध्य का मीडियन आपको दे रखी है। क्या ट्रायंगल पी क्यू आर में मीडियन आपको दे रखी है पी ए, जी सेंट्रोइड है, पी ए प्लस जी है। देखो सेंट्रोइड का मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाता हूँ, सेंट्रोइड का थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाता हूँ कि जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, हालांकि आपकी एग्जाम के हिसाब से लेवल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी आपको रीज़न बताया था कि आपके पास पढ़ने की सिर्फ एक वजह है कि आपको पढ़ना है। पढ़ना नहीं है इसकी आप 1000 वजह ढूंढ लेंगे, सर लेवल ज़्यादा है, सर ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। मुझे क्या बताओ, एक सिंपल सा क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि हम लोग जब 15-20 सवाल डिस्कस कर रहे हैं उसमें से 5 सवाल या 3 सवाल आपने एक्स्ट्रा कर लिए लेवल के, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रीज़न ये होता है क्योंकि अमूमन मैंने ऑब्जर्व किया जब सीरीज चलाते हैं, मैं पूछता हूँ चैप्टर वाइज करें, चैप्टर वाइज स्टार्ट कर ली तो फिर कहते हो नहीं मिक्स करवाओ, एग्जाम में तो वो आते हैं। मिक्स जब करवाना स्टार्ट करता हूँ तो फिर कहते हैं चैप्टर वाइज करवाओ, तो चैप्टर वाइज फिर उसके अंदर वो सिनेरियो होता है कि इससे ईजी रहेगा हमें समझना। जब मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ के लेवल के क्वेश्चन नहीं डालता हूँ तब कहते हैं एडवांस तो करवा ही नहीं रहे हो। जब क्वेश्चन डालने स्टार्ट करता हूँ तो कहते हैं कि एडवांस क्यों डाल रहे हो भाई, इसके अंदर इतनी थोड़ा ना पूछी जाती है। तो इस हिसाब से सिनेरियो चलता रहता है। ज्योमेट्री के सवाल डाले, इजी डाल दिए, जिसने पढ़ रखा वो कह रहा है इजी है, जिसने नहीं पढ़ रखा वो कह रहा है करवाई क्यों रहे हो जब एग्जाम में ही नहीं आते हैं। तो इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, पढ़ने की आपके पास एक वजह है कि आपको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, नहीं पढ़ने के आपके पास 1000 वजह हैं। टीचर चैप्टर वाइज नहीं करवा रहा है, टीचर जो आपका मिक्स क्वेश्चन नहीं करवा रहा है, टीचर आपका एग्जाम रिलेवेंट नहीं करवा रहा है, लेवल बढ़ा रहा है, टीचर आपका लेवल कम रख रहा है, टीचर ये नहीं करवा रहा, टीचर वो नहीं करवा रहा है। अब कैसे करोगे, मुझे बताओ क्या तरीका हो। क्या ऐसा संभव होता है कि हर बच्चे को सेटिस्फाई कर दें? मतलब ही नहीं, आप जीवन में कितनों को सेटिस्फाई कर पाए, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखने, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 सवाल आप लेवल के कर लेंगे। और ऐसा तो है नहीं किसी चीज को रटवा रहा हूं, ध्यान से समझना। सेंट्रोइड या केंद्रक जो होता है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। सेंट्रोइड मीडियन से बनता है। मीडियन क्या होती है? मीडियन वो होती है जब आप किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड को मिला देते हो, मतलब ऐसी लाइन, इसे वैसे इसका ऑथेंटिक नेम होता है सीवियन। सीवियन कहा जाता है इसको, सीवियन या फिर सीवा कह सकते हो। तो सीवियन जो होती है वो असल में क्या है, एक मीडियन की तरह बिहेव करेगी अगर वो सामने वाली साइड को 1:1 में डिवाइड कर दे। मीडियन क्या काम करती है? मीडियन सामने वाली साइड को 1:1 में डिवाइड कर देती है, साथ ही मीडियन एरिया ऑफ ट्राइंगल को भी 1:1 में डिवाइड कर देती है। जहां पर आपकी 2 मीडियन मिल जाती हैं वहीं सेंट्रोइड आपका बन जाता है। अगर तीसरी को आप गुजारेंगे तो भी वहां पर ही सेंट्रोइड मेंटेन रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। सेंट्रोइड क्या करता है? सेंट्रोइड आपका मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। इसके बाद कुछ एडवांस लेवल की बातें आती हैं। एक सिंपल सी बात और है कि एक मीडियन जैसे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वैसे के वैसे तीनों की तीनों मीडियन ट्राइंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। यहाँ तक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे रिलेशन होता है कि किसी भी ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ कैसे फाइंड करें। हालांकि उसकी हमें नीड है नहीं,
लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा कहे कि निकाले कैसे, मीडियन एल है, तो इसको निकालने का तरीका होता है आपका अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपोन में 2। ठीक है, एक होवर्ड कट के थ्योरम होती है सीबीएन की, वो हर जगह अप्लाई होती है, उससे एक कंक्लूजन आ जाता है। एक कंक्लूजन और भी होता है कि जो आपकी मीडियन है इनके स्क्वायर का सम करके 3 से गुणा कर दोगे इक्वल्स टू में आपका आ जाएगा 4 गुणा में आपकी साइड के मीडियन के स्क्वायर का सम। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, और भी होता है मीडियन के अंदर, और भी कुछ कंक्लूजन निकलते हैं, इनका रिलेशन होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मीडियन दे दी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको इनिशियल लेवल की जो बातें ध्यान बताई है ना मैंने, कौन से वाली, फिर से ध्यान से सुनना। मीडियन साइड को 1:1 में डिवाइड करती है, मीडियन एरिया को भी 1:1 में डिवाइड करती है, तीनों मीडियन पूरे ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। साथ ही सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। ये 4 बातें काम की हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसको सोल्व कर दो, कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब ट्राइंगल आपके पास क्या था, PQR था, P Q और R। आपने यहां से एक मीडियन ड्रॉ की A, मिड पॉइंट पर जाएगी। यहां पर इसने कहा एक सेंट्रोइड है, ध्यान रखना सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। कहां से, वर्टेक्स से साइड की तरफ जाने पर। आपसे क्या पूछा उसने, PA प्लस PG, PA प्लस GA, P से A तक, G से A तक, P से A तक दूरी 3 और G से A तक दूरी 1, रेशो P से G तक की दूरी, P से G तक की दूरी आपके पास 2 माइनस G से A तक की दूरी 1, रेशियो क्या बना भाई 4:1। अब मुझे बताओ इसमें क्या लेवल की बात थी, कोई भी लेवल की बात नहीं, इजी है, सेंट्रोइड है, मतलब 2-4 गिनी चुनी बातें हैं, वो कॉमन सेंस में आपके होनी चाहिए। चलो भाई, एक पैटर्न कल मैंने आपको डिस्कस करवाया था, उसी पर बेस्ड सवाल है, 30 सेकेंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करें। देखो क्या कहा, एक पर्टिकुलर पैटर्न दे रखा, आपसे पूछा इसका रिजल्ट क्या होगा। ये पैटर्न मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न में आपको कंसीडर करवाया था कि A प्लस बी जब 90 डिग्री होता है। आज मैं फिर से डिटेल में लिख रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। A प्लस बी जब 90 होता है तो tan A इंटू tan B 1 होता है, cot A इंटू cot B 1 होता है, tan A इक्वल्स टू में cot B आपका निकल के आता है। इसके अलावा साइन A बराबर cos B होता है, ऐसे ही साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B इक्वल्स टू 1 होता है, ऐसे ही कोस स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर B इक्वल्स टू में आपका 1 होता है, साइन A इंटू में सेक B भी 1 होता है, कोस A इंटू में कोसेक B भी आपका 1 होता है। ये कंक्लूजन मैंने कल आपको लिखवाए थे, और जब मैंने सीरीज करवाई थी आपको तब मैंने आपको प्रूफ भी करवाई थी एक एक बात की, देखो ये निकल रहा है, और बहुत सिंपल सी बात से निकल रहा था। तो आपको एक काम की बात और बताता हूँ, यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। देखो ऐसा है, आप याद नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर लेगा, हमेशा ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि कोई भी आप जो पोस्ट है, इंस्पेक्टर बनने का सपना है, सब इंस्पेक्टर बनने का सपना है, आप नहीं पढ़ेंगे कोई दूसरा पढ़ रहा होगा, सरकार को आपकी थोड़ी ना पड़ी है। जो पढ़ेगा, जिसमें टैलेंट है, उसकी नीड है ना वहाँ पर। तो आप कहोगे नहीं मैं तो नहीं पढ़ रहा, तो जाओ भाई, नहीं मिलेगी जॉब। तो सिंपल सी बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने में बिल्कुल आता है, जोर आता है, जब चीज़ें समझ नहीं आती है दिमाग बहुत हेजिटेट होता है, लेकिन जो टीचर बता रहा है उस तरीके को तो फॉलो करो। जब मैंने सीरीज पढ़ाई तब मैंने कहा था कि आप क्या करें, हर संडे को लेकर के बैठा करें। एक रामबाण बात आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने ज्योमेट्री पढ़ी एक वीक के अंदर, संडे को बैठो 10 मिनट के अंदर जितनी प्रॉपर्टी आपको याद है सारी की सारी लिख दो। जो नहीं याद आ रही हैं वो तुरंत के तुरंत देखो कहाँ कमी रह गई थी, उनको देख करके लिख लो। ऐसे ही आपने जो पीछे जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है, कुछ प्रॉपर्टी का पार्ट है, सीधे सीधे उसको क्या लिखो, 10 मिनट के अंदर लिख डालो। जो मिसिंग है उसको देख करके लिख लो। अलजेब्रा में भी गिनी चुनी बातें। तो कुल मिलाकर के अगर आप हर संडे खुद का 1 घंटे अगर आप खुद का इन्वेस्ट करें, ऐसे ही टाइम एंड वर्क में स्पेसिफिक पैटर्न कौन से हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस में 3 स्पेसिफिक पैटर्न हैं, उनका रिवीजन कर लिया, उनको लिख लिया बार बार। नंबर सिस्टम में कोई काम की बात ध्यान आ रही है उसको लिख लिया। मतलब आप सिर्फ रफ नोटबुक अपनी लेकर के बैठते हैं और उसके बाद लिखते हैं।
हर वीक अगर आप संडे को 1 घंटा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें तो मेरा ये एक अनुमान है कि सिर्फ मैथ्स नहीं, आपका हर सब्जेक्ट सुधर सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यहां से एक आप हिस्ट्री का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है। हर संडे को आपको रिवीजन करना है। टीचर ने आपको मान लो जो कुछ भी पढ़ाया है पूरे वीक के अंदर, हमेशा ध्यान रखें जिस टीचर पर आपका फेथ हो उसके ऊपर जी जान से एफर्ट डालें, वो जो भी करवा रहा है, क्योंकि आपने फेथ किया है। अगर कहीं भी आपका फेथ डगमगाता है, यार ठीक तो है लेकिन बात नहीं बनेगी, या फिर बात बन सकती है ठीक नहीं है, इस टाइप के विचार आए, तुरंत टीचर को क्विट कर दो। आपके फ्यूचर का सवाल है। टीचर के ऊपर मन आ गया कि हाँ सर ये सही करवा रहा है और ये मेरा सिलेक्शन करवा देगा, फिर जी जान डाल दो। आपने 6 दिन पढ़ा, 7वें दिन कंप्लीट रिवाइज करना है, फिर 10 मिनट लेकर के बैठो, 10 मिनट लेकर के बैठो कि टीचर ने जो करवाया था रिकॉल हो पा रहा है क्या, कि 1757 में प्लासी हुआ था, 1764 के अंदर बक्सर हुआ था, उसके बाद ये हुआ वो हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। जितना कुछ भी आपको सीक्वेंस में ध्यान आ रहा है कि टीचर ने एक वीक के अंदर 200 300 या 500 साल की हिस्ट्री कवर करवाई है, आपको एक एक करके लिख लो। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। जो बात मिस हो रही है तुरंत उनके अंदर फिल कर दो। अगले संडे वही काम, टीचर ने जो नया पढ़ाया पुराने वाला फिर रिवाइज करो। तो ये अप्रोच होती है सिलेक्शन की। जो जितने भी मैंने अपने जीवन में टॉपर देखे हैं ऑफलाइन में, काफ़ी लंबा चौड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अंदर मैंने एक कंक्लूजन यही निकाला कि जो टॉप करता है या जो सेलेक्ट होता है एग्जाम में, उनके जो रिवीजन की फ्रिक्वेंसी है बहुत हाई रहती है। वो क्या करते हैं बच्चे, एक टीचर पर फेथ किया, उनके नोट्स उठाए, उन्हीं को बार बार 10 से 15 बार घिस लेते हैं। शुरुआत में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अगली बार रिवाइज करोगे टाइम 50%, फिर 40%, 30%, 20%, लास्ट में तो वो कह देंगे पूरी हिस्ट्री है मैंने 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर डाली शुरू से लेकर एंड तक। रिवीजन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो चीज़ है ये आपको कॉन्फिडेंस भी देती है। ऐसा नहीं होता है कि इसको करते रहोगे तो आपके अंदर नहीं कॉन्फिडेंस आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री की 5 किताबें ले ली, इसको पढ़ा, फिर दूसरी को पढ़ा, तीसरी को पढ़ा, हालांकि कंटेंट सेम है लेकिन दिमाग में इमेज भी बननी जरूरी है। उनका सीक्वेंस, उनका लिखने का तरीका डिफरेंट है, चीज़ें चेंज नहीं हो उनके अंदर। किसी में 2 फैक्ट ज़्यादा मिलेंगे, कोई 2 फैक्ट, लेकिन दिमाग को आदत नहीं पड़ेगी, दिमाग थकेगा कि यार 5 किताबें पढ़ी थी। बेटर क्या है, एक ही किताब को 8-10 बार घिस दो। टाइम मैंने बता दिया, पहली बार अगर पूरी किताब में आपको 50 घंटे लगते हैं, अगली बार अगर वापस रिवाइज आप करेंगे, नोट्स बना 50 घंटे तो बहुत बोल दिया मैंने। जैसे हिस्ट्री आपकी एग्जाम के लिए आप पढ़ें, मेरे ख्याल से 30 से 40 मैक्स है, नोट्स बना करके रिवाइज करोगे 5 से 6 घंटे लगेंगे पहली बार, दूसरी बार 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, बस खत्म। और लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ पार्ट है, इन पर आप एनर्जी डालें, यकीनन आप लिख लें किसी नोट अपने दीवार के ऊपर ही कि सर ने ऐसा कहा कि रिवीजन का सच में इंपॉर्टेंस है, और आप मुझे 1 महीने ये करके बताएं। इंस्टाग्राम मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आप कह देना कि सर 1% फायदा नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं 100% आपको फायदा होगा ऐसा करने से। चलिए, इस सवाल में क्या था, साइन ए बराबर कोस बी, सम 90 बन रहा था, 2 आ गई वैल्यू। 10 कोट के बराबर हो गया क्योंकि दोनों का सम 90 है, ये वाली वैल्यू 2/5 आ गई। माइनस इधर से देखो 8/5 तो है ही है आपके पास, 10 45 की वैल्यू 1, 10 20, 10 70 से, 40 90 से, क्योंकि a प्लस बी 90 हो गया। इसको सोल्व करना था, सोल्व करोगे एलसीएम 5, ये बन गया आपके पास 10 माइनस 10, रिजल्ट क्या मिल गया भैया आपका 0। तो क्या है सारा खेल, प्रॉपर्टी का है। इसमें अगर आप चाहोगे ना कि सर प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं है, वैसे सोल्व करके बताओ, बहुत टाइम किल हो जाएगा। इससे बेहतर है सवाल को छोड़ दिया जाए। चलो भाई अगला सवाल देखना जरा, ये करवा देता हूं मैं, सीधे ही कर देते हैं। चलो, इसने आपसे क्या कहा, साइन स्क्वायर 48, साइन स्क्वायर 42। एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू में 1 होगा कब, जब आपका a प्लस बी 90 डिग्री है। तो 42 डिग्री और 48 डिग्री को ऐड करना भाई, कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ये वैल्यू 1 होगी। सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, सेक 30 की क्या होगी, 2/√3, स्क्वायर करना है तो 4/3 आ जाएगा। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, स्क्वायर कर दोगे 3 आ जाएगा। सोल्व कर दो, 3 एलसीएम ये बन चुका है 4, 3 12 में से ये चला गया, कितना बचा आपके पास 8। तो फाइनली आपका रिजल्ट यहाँ से क्या निकल के आ गया, 8/13 लिखा जा सकता है।
अगला सवाल आपके सामने एक और है, ठीक है, कुछ टाइम मैं आपको दूं या सेशन लंबा खींच जाएगा ना। चलो एक दो सवाल मैं सीधे करवाता हूं, फिर टाइम देता हूं। 1/sin थीटा कोट स्क्वायर 1 प्लस कोसेक थीटा, इन सवालों को डील करने का तरीका क्या बताया था। अगर आपके ऑप्शंस परफेक्ट है तो बेटर क्या रहेगा, थीटा की कोई वैल्यू आप अज्यूम कर लें। वो वैल्यू अज्यूम करेंगे तो काम आपका एकदम आसान हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या अज्यूम करें, जैसे आप चाहें तो 90 डिग्री ले लें। 90 डिग्री जब लेंगे तो आपकी ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू 1 होगी। 10/90 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो कोट 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 चूज करके चलते तो ये वैल्यू बनती 1/1 माइनस 0। ऊपर 0 बन गया, नीचे तो 2 बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आता, 1। इसको लेकर कंफर्ट नहीं है तो दूसरा तरीका ये हो सकता था कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री चूज कर दो, तो ये 1/√2 करते, √2 आपका ऊपर चला जाता, माइनस 1/1 प्लस आपका √2 निकल के आता। यहां से 1 प्लस √2 जब आप लिखते, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते, तो यहां से बात को अंडरस्टैंड करना, ये वाली बात क्या बनती है आपके पास, √2 × 1 √2 को √2 से किया 2 और माइनस का यहाँ पर 1, तो ऊपर जो वैल्यू बनी है वो आपकी √2 + 1 मेंटेन हो गई एंड नीचे 1 + √2 है, एक दूसरे से कैंसल आउट होकर रिजल्ट आपका क्या मेंटेन हो गया, यहाँ पर 1 लिखा जा सकता है। तो सिंपल है। बेटर क्या रहेगा, ध्यान क्या रखना है हमेशा कि ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का मतलब ये नहीं है वैल्यू पुट, नहीं, जिन सवालों में परफेक्ट रिजल्ट आपका बन रहा है वैल्यू पुट कर दो, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और जहां सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड होते हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चलो भाई, एक सवाल आपके सामने, 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसको अटेम्प्ट करें। चलिए भाई, 20 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं। एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर। इसके 8 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या होगी। आपको बार बार मैंने बताया कि जब भी कभी इसके अंदर आप देखोगे ये सर्कुलर आपके पास एक गार्डन है, जैसे ही आप इसके चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट करेंगे तो इस एक चक्कर में अगर रेडियस 1 है तो एक राउंड के अंदर जो आपने डिस्टेंस कवर की है वो असल में क्या है, इसकी सरकमफेरेंस है। ठीक है, बात नंबर 1। स्पीड से अगर आप करना चाहते हैं, पहले तो नॉर्मली तरीका देखो, 8 चक्कर लगाए हैं तो 2 गुना में पाई 22/7, रेडियस कितनी है आपकी 42, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे आप 8 से। इसे सोल्व करना था, सोल्व करते तो 7 से 6 बार कैंसिल आउट आपका हो जाता। यहाँ से गुणा करते तो ये हो जाता आपका 22 × 6, 22 × 5 110, 132 का डबल कर दोगे 264। इनटू में आपके पास कितना आता 8, 8 4 आपका 32, 8 6 48, 48 में 3 जोड़ दिया 51, 16 5 21, तो रिजल्ट क्या आ गया 2112। अब मेरी काम की बात सुनो, यहाँ से ये एक राउंड में दूरी पता है, ये सब पता है, ये कैसे निकालना है ये पता है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने एक टेबल की तरफ हिंट किया था कि जैसे रेडियस 7 होती है तो एरिया 154 होता है, सरकमफेरेंस 44 होती है। रेडियस 14 होती है, एरिया 616 होता है, ये 2 गुना में 44। रेडियस डबल होगी, सरकमफेरेंस भी डबल होगी। रेडियस 21 होती थी तो ये 1386 होता था, और ये 3 गुना में 44 132 होता था। रेलवे जो सीरीज है सर्च करना, रेलवे सीरीज बाय वासु सर, पहला ही जो पार्ट है उसका मेंसुरेशन 3D का, उस वीडियो को देखना। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ये बात भी पकड़ में आ जाएगी कि असल में कुछ बच्चे कैसे पेपर को अटेम्प्ट कर जाते हैं और कुछ बच्चे दिन रात पढ़ के भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। रीजन सिंपल है, 42 है, 7 होती तो रेडियस कितनी, सरकमफेरेंस 44, 7 से 6 गुना है तो गुना में 6 आ गया, और इनटू में आपके पास क्या मेंटेन हो गया यहाँ पर 8। एक राउंड की दूरी ये है। इसको भी मैंने आपको सिखाया था कि 5 चक्कर लगाएगा तो 220, छठे चक्कर में 44 और ऐड कर दो। तो एग्जाम में आप स्टार्ट इस सवाल का कहाँ से लेते, 264 इनटू में 8।
8 गुणा 4 32, 8 6 48, 3 51, 16 5 21, ये आ गया। अब सोच के देखो, जो बच्चा एक 2 पाई आर के चक्कर में पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आज से पहले आपको नहीं पता था तो आपकी गलती नहीं थी उसमें, लेकिन आपको पता है कि यार टीचर ने कहा है, सवाल ऐसे आते भी हैं। अगर मैं ये मेथड नहीं बताता तो आप कह देते कि सर हाँ ये ऐसे सवाल आते हैं, जैसे ये मेथड बताते हैं तो कई बच्चों को ये लगने लग जाता है सर ये तो आपके मनगढ़ंत सवाल है, ठीक है। इस समस्या का तो कोई समाधान नहीं है। खैर, फिर भी इस टाइप के सवाल आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। रेडियस की टेबल ध्यान रख लोगे तो जो सवाल एक बच्चा 30 से 40 सेकंड में कर रहा है, एक बच्चे ने उसको 5-7 सेकंड के अंदर ही निपटा दिया और सवाल सोल्व हो गया। चलिए भाई अगले सवाल की बात करते हैं। ये मैं आपको होमवर्क में डाल दूं, शायद सेशन बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ है, ठीक है। चलो डिस्कस कर ही लेते हैं इसको भी। 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप इसे अटेम्प्ट करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। चलो भाई देखना क्या कहा है इसने आपसे। इसने आपसे कहा कि एक कोनिकल शेप का टेंट बनाना है और एक शंक्वाकार तंबू बनाने में आधार की परिधि आपको दे रखी ये वाली। टेबल अगर आपको याद है तो इसकी रेडियस आपको पता होगी, 7 और 14 के जस्ट बीच की होती है 21/2, मतलब 44 का 1.5 गुना आप करते हो तो 7 का भी 3/2 करोगे तो 21/2 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। मेथड नंबर 1, जो टेबल वाले हैं वो ऐसे लिखेंगे, जो टेबल वाले नहीं है 2 गुणा 22/7 गुणा में रेडियस बराबर 66, 22 से काटा 3 बार, आर की वैल्यू कितनी आ गई 21/2। बिना टेबल वाले इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। एक काम हो गया। तंबू की ऊंचाई आपको 36 दे दी। तंबू बनाने में प्रयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल। जब भी कभी आप टेंट बनाएंगे तो टेंट के अंदर क्या होता है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसका, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर वाला, नीचे जो है, नीचे जरूरी नहीं है कि हर टेंट में ही नीचे कुछ बिछाया जाएगा। टेंट को बनाने में कपड़ा लगता है, नीचे आपका मन करे आप खुला रखो, मन करे तो बिछाओ, लेकिन क्या ऐसे कह सकते हो आपके नीचे तो सर कपड़ा बिछा रखा था, ऊपर ऐसे साइडों में कुछ नहीं था, तो वो टेंट थोड़ा ना होगा। तो टेंट किससे बनता है, ये जो इस शेप के अंदर आप कपड़ा बनाते हो, या जो जोकर की जो टोपी होती है उस शेप के अंदर कपड़ा लगा के टेंट बनता है, ठीक है। फर्श उसमें इंक्लूड नहीं है। एग्जामिनर कहेगा कि फर्श पर भी कपड़ा बिछाना है तो बिछाओगे, वरना नहीं बिछाओगे, ठीक है। एक काम हो गया। यहां से इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता था, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसे आप लिखते हैं πr/l। यहां से आपको नीड पड़ेगी, रेडियस आप निकाल चुके हैं, रेडियस इसकी कितनी आ गई है 21/2, हाइट इसकी कितनी है 36। अब एक इश्यू आएगा कि सर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक समाधान आप ट्राई कर सकते हो कि भाई 36 और 21/2 का कोई रेशियो बनता है क्या। तो अगर बनाने का प्रयास करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से काट दिया 3 बार, इसको 12 से, 2 का गुणा कर दोगे 24 7, तो आपके ध्यान आएगा कि अच्छा 7 24 और 25 आपका ट्रिपलेट होता है। वरना कैलकुलेशन करोगे 36 का स्क्वायर प्लस 21/2 का स्क्वायर, समस्या पैदा होगी, ठीक है। सोल्व ही नहीं कर पाओगे प्रॉपर, या बहुत ज़्यादा टाइम किल हो जाएगा। तो देखना जरा, हमने कंपैरिजन किसका किया है, यहाँ पर 7 आपका 21/2 बना, किससे गुणा किया भाई हमने 21/2 बना, तो इसको हमने 3/2 से गुणा कर दिया। देखो 7 जो है आपका वो हमने बनाया है, ये काम की बात है। यहाँ पर 7 आपका 21/2 को रिप्रेजेंट करता है, 3/2 से गुणा किया, इसको भी करोगे तो ये क्या आ जाएगा 75/2। यही काम आपको करना था, आप सोल्व कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2 और इसकी वैल्यू 75/2। यहाँ से सोल्व करोगे, ये पार्ट इससे कट गया 11 बार, ये इससे कट गया 3 बार, ये 11 टाइम्स है। अब गुणा कर देते हैं, तो गुणा करोगे तो 11 इंटू में 75 इंटू 3 15, 21 और एक आपके पास 22, अपोन में आपके पास 2। 11 से गुणा करना आसान है, 5 5 और 2 7, 2 और 2 4 और आपके पास 2 का डिवीज़न करोगे 12 3 7.5, ठीक है। अब काम की बात सुनो, बिल्कुल सवाल कैलकुलेटिव था, कोई कॉन्सेप्ट था सवाल में नहीं, इतना ही ध्यान रखना था।
कर्व्ड सरफेस एरिया इसका जो होता है वक्र पृष्ठ या जिसे तिर्यक पृष्ठ कहते हैं उसके हिसाब से निकाला जाता है। कुछ कुछ पार्ट हैं जैसे रेशियो का कंपैरिजन आ जाएगा तो सीधे 75/2 निकाल लोगे, ये बात पता होगी तो एग्जाम में ये झंझट नहीं करने की नीड होगी, तो ये स्पेस बच गया। फिर से फॉर्मूला क्यों लिखने की नीड है, नहीं लिखने की नीड है। रेशियो डायरेक्ट बना सकते हो तो काम आपका आसान होगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं सीधे कर लूँगा, सीधे करके देखो एक बार 75/2 कितना निकालना आसान है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आपके पास यहाँ पर मात्र 15 सेकंड का टाइम है, 15 सेकंड में इस सवाल को डील किया जा सकता है। देखो यहाँ बहुत लंबी चौड़ी बात तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तरीका क्या बताया था, ये असल में देखा जाए फैक्टोरियल 124 या फिर 124 का फैक्टोरियल, इस तरीके से भी सवाल को पूछा जा सकता है। 0 बनता किससे है, आपका 0 बनता है 2 × 5 के कॉम्बिनेशन से। इस सीरीज में 2 बहुत सारे हैं, 2 में आया, 4 में 2 × 2, 6 में 2 × 3, 8 में 2 × 2 × 2, 16 में 2 × 2 × 2 × 2, बहुत हैं 2, 5 काउंट करने हैं। 5 कहाँ मिलेगा, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में 2 बार, फिर इसी हिसाब से 30 में 1 बार, 35 में 1 बार, 40 में 1 बार। मल्टीपल की बात चल रही है। 55 में 1 ही बार है, 2 बार मत समझ लेना। 55 बना कैसे है, 11 × 5 से। वो वाले 5 नहीं काउंट करने जो दिख रहे हैं। ऐसे तो 51 में भी 1 हो गया, 52 में भी 1 हो गया। तो क्या 51 को आप 3 से या 2 से गुणा कर दोगे 0 बनेगा, नहीं बनेगा। ये 5 नहीं काउंट करने हैं। जैसे 5 क्या काउंट करने हैं, 55 में 11 × 5 मल्टीप्लाई में होने चाहिए। ये इस चैप्टर का बेसिक था। फिर जब हमने सारी थ्योरी पढ़ ली थी तो हमने डिस्कस किया था कि भाई इनको डील करने का जो सबसे आसान बेहतरीन तरीका है, 124 में 5 काउंट करने हैं, 5 का भाग दे दो, कितने आ जाएंगे, डिवीजन 2 बार चला गया, 2 बचा, 4 बार चला गया, 24 तो आ गए सीधे। इसमें 5 का डिवीजन करोगे 4 बार, तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर 28 जो है वो 5 बनेंगे। आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं 28 को। कैसे, हर 5 का जो मल्टीपल है उसमें एक 5 है। जैसे 5 में एक 10, 15, 20, 25, 30, 123, 24, 25, 121, 22, 23, 24 में तो कुछ है नहीं। 120 तक काउंट करोगे, 5 के कितने मल्टीपल हैं, डायरेक्ट 24 × 5, 24 मल्टीपल है। इसके अलावा 25 में 2 5 हैं, 5 × 5, 50 में भी 2 हैं, 5 × 5 × 2, 75 में 25 के मल्टीपल में 2 होते हैं, तो 25, 50, 75, 100, एक एक काउंट कर चुके हैं, 4 बचे हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट भी है। अब देखो इन चीज़ों का फायदा क्या है। एक तो तरीका ये होता, मैं सीधे ही कहता कि हाँ भाई इसकी एक ट्रिक होती है, इसमें भाग दे दो, ये कर दो, वो कर दो। दूसरा, आपको पहले पढ़ाया जा चुका है आपकी एग्जाम के लिए, वो आप तैयार रखो पढ़ करके। फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ, पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया मैंने इस सवाल में। और सोच के देखो अगर ऐसे ही 4-5 अलग अलग सवाल होंगे तो इसका मतलब ये चैप्टर पूरा रिवाइज, हर कॉन्सेप्ट इसका रिवाइज। तो फायदा क्या, काउंट करके भी सिखाया था मैंने स्टार्टिंग में, फिर लॉजिक भी दिया था, ऐसा क्यों काम में लेते हैं, कैसे टाइम बचाया जाता है। चलिए भाई अगला सवाल आपके सामने, प्यारा सा सवाल है लेकिन आसानी से हो सकता है। टाइम आपके पास 20 सेकंड का है। फिर मैं आपको इसकी डील करने की जो बेहतरीन अप्रोच है वो भी डिस्कस करूंगा कि इनको देखते ही आप कैसे डील कर सकते हैं और किन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। और सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो कम से कम सेशन को लाइक तो कर दो, और प्रयास करें कि वीक में कम से कम क्लासेस को ना शेयर करें तो जो आपको पीडीएफ दी गई है उनको भी शेयर कर दें। देखो ये जो सीरीज होती है इसका परफेक्ट आंसर आता है तो रेशनलाइजेशन का इसमें सहारा लिया जाता है। अब आपको भी पता है सारी की सारी चीज़ें कटेंगी, जैसे √2 है इसमें भी दिखेगा, ये वाला जो पार्ट है ये आपस में कटता जाता है। अब कुछ चीज़ें इसमें रिमेनिंग बचती हैं। अगर मैं इसका समाधान आपको बताऊं कि सीधे इस टाइप से करोगे तो क्या समाधान होगा, रिजल्ट इसका 2 निकल के आएगा, ये तो रहेगी बेवकूफ़ी वाली बात। पहले तो इसको लॉजिक समझो कि सिंप्लीफाई करना है, बड़ी सी वैल्यू है वो सोल्व होकर के क्या रिजल्ट देगी। तो सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई कर दो। 1/1 + √2 है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। रेशनलाइजेशन का सहारा लिया जाता है। इसका गुणा करने से कोई नया फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो इसको इससे काट दें तो आपके पास सिर्फ 1 बचेगा। असल में आपने क्या किया है का मल्टीप्लाई।
जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ऊपर आपके पास 1 माइनस रूट टू मेंटेन है, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का पैटर्न है, तो रिजल्ट क्या देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर माइनस 1 आएगा। इसका रिजल्ट जब -1 का डिवीजन करोगे तो रूट टू माइनस 1 निकल के आएगा। ठीक है, वैसे भी आपको ध्यान क्या रखना है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। कुछ बच्चे रट लेते हैं कि सर ये जो देखी तो इसका रेशनलाइजेशन 1 माइनस रूट टू होगा, ये गलत बात है। ठीक है, इसके लिए एग्जामिनर ऑप्शन भी सेट करके रखता है कि कोई बच्चा इसको सीधे सीधे ऐसे रेशनलाइज करेगा ना, अगले को रूट टू माइनस रूट थ्री, ये कटते जाएंगे, यहाँ एक बचा, वहाँ -3 आया, -2 आ जाएगा। तो इस पैटर्न से डील करोगे तो रिजल्ट -2 आ जाएगा। एग्जामिनर को सब पता है कि बच्चे को जहाँ चाहे वो फंसा सकता है। जैसे सीडीएस के पेपर, जितने भी पेपर यूपीएससी कंडक्ट करवाता है उनमें से, जैसे मैं सीडीएस के पेपर की बात करूँ, इतने बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किए हुए पेपर होते हैं कि छोटे से एग्जाम्पल के अंदर, छोटे से क्वेश्चन में भी एग्जामिनर बच्चे को फंसा डालता है। सेम ये वैसा का वैसा ही सवाल है। तो रेशनलाइजेशन के अंदर आपको भी पता है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप इसको रेशनलाइज करके 1 माइनस रूट टू लिख देंगे तो कॉमन सेंस लगाओ, रूट टू वैल्यू बड़ी है, ये रिजल्ट बन गया नेगेटिव। तो आप ऐसा कौन सा मैथ का कॉन्सेप्ट लगा दिया कि आप कहते हो कि 1/5 तो पॉजिटिव है, लेकिन 5 जब रिवर्स करके इसी बात को लिखोगे तो नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं होता। तो एक एरर आपकी एग्जाम में हो सकती है जल्दबाजी में कि आप फ्लो में सब कुछ काट दें, यहाँ 1 छोड़ें, वहाँ -3 छोड़ें, रिजल्ट -2 आए, गलत हो जाएगा। अगर ऐसी एरर आपसे अभी सोल्व करते हुए हुई है तो भी इस बात को ध्यान रखना, सवाल को फिर से करना। रेशनलाइजेशन की आपकी एरर हो सकती है। चलो, गलती हमने पकड़ ली और हमने ये भी पकड़ लिया कि कैसे सोल्व होगा। तो आप इसकी जगह पर क्या लिखते, सोल्व करके रूट टू माइनस 1। ठीक है, अब अगली जो बात है, रूट 3 बड़ा है तो रूट 3 माइनस रूट 2 बनेगा। ऐसे ही आगे जब आप लिखेंगे तो ये वैल्यू आपकी रूट 4 माइनस का रूट 3 बनेगा। इसी पैटर्न को आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो फाइनली आपके पास क्या बनेगा, रूट 9 माइनस रूट 8, क्योंकि 1 अपॉन में जो वैल्यू है वो अपने पॉजिटिव है तो ये भी रिजल्ट पॉजिटिव देगी। अब देखना, रूट 2 पॉजिटिव, इससे कट गया नेगेटिव से, रूट 3 से कट गया, रूट 4 अगले उससे कट जाएगा। तो देखना, पहला पार्ट इसके एंड से कटता है, यहाँ जो पहला पार्ट होगा वो इसके एंड से कट जाएगा। यहाँ पर ये जो एंड वाला पार्ट है, इधर कोई नंबर था उसके पहले से कट गया। क्या बचा आपके पास, -1 और प्लस का रूट 9। जब इसे सोल्व करोगे तो -1 प्लस का 3, तो रिजल्ट क्या दे देगा भाई, 2 दे देगा। और वैसे क्या निकल रहा था, -2। अब काम की बात सुनो, असली बात तो ये है कि असल में देखा जाए तो सवाल सोल्व कैसे करना था। क्योंकि देखो, हमें एग्जामिनर अगर बेहतर सवाल बना रहा है ना, तो हमेशा ध्यान रखना एग्जामिनर की सोच तक आपको जाना पड़ेगा कि इस टाइप के सवाल पूछ लिए, भविष्य में पूछेंगे तो क्या कार्रवाई करके ध्यान रखनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, पहली जो फर्स्ट आपकी जो स्टेप है और जो आपकी लास्ट स्टेप है उसका आप ढंग से रेशनलाइजेशन करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो आपके सवाल में एरर होने के चांसेस हैं पूरे पूरे। ठीक है, पहली स्टेप और लास्ट स्टेप का रेशनलाइजेशन ध्यान से करना है। आपने पहली स्टेप का रेशनलाइजेशन किया, कितना आ गया, रूट 2 माइनस 1 आ गया। लास्ट स्टेप का रेशनलाइजेशन किया तो रूट 9 माइनस रूट 8, तो आप लिख सकते हो 3 माइनस का रूट 8, ये बचेगा। बाकी सीरीज जो भी है चलती रहेगी। अब क्या करें सोल्व करते टाइम, इससे तो आंसर नहीं आ रहा है, देखो इससे आंसर, आप कॉमन सेंस लगाओ। ये रूट 2 रेशनलाइज होकर जो भी फॉर्म बनेगी इससे कटेगा, रूट 3 से रूट 4 से रूट 5, रूट 6 7 7 8 8, खत्म हो गया। रेशनलाइज होने के बाद आपके पास ना तो ये वैल्यू बचेगी सीरीज में, ना ये बचेगी। क्या बचेगा, -1 प्लस का 3, रिजल्ट क्या दे देगा, 2। अब कुछ बच्चे कलाकारी के लेवल पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए क्या है, आपको सब कुछ पता चल गया कि ऐसी एरर हो सकती है, ये संभावना है, एग्जामिनर ऐसे सोचता है, हम ऐसे डील करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक था, उस बच्चे को पता चल गया कि सर ये रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, ये तो खत्म। यहाँ क्या आया होगा, रूट 2 माइनस 1, तो इसका मतलब -1 मेंटेन। वहाँ क्या आया होगा, 3 माइनस रूट 8 प्लस का 3, रिजल्ट क्या मेंटेन हो गया भाई, 2।
तो ये होते हैं तरीके, रटना नहीं है, सब मूर्खों वाली बात है कि इसमें ये ट्रिक है, अब रूट 9 को पहले दे दे, रूट 8 को बाद में दे दे, इसमें ये ट्रिक है। ये तो वाहियात बात होगी ना। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, सीधे सीधे सवाल सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये अपना हो गया आखिरी सवाल। अब सेशन को चलो मैं आज यहीं पर स्टॉप करता हूँ, यहीं तक डिस्कस करेंगे। सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कम से कम सेशंस को लाइक ही कर दिया करें अगर आपको ठीक लग रहे हैं तो, ठीक है। बार बार चीखना चिल्लाना भी अच्छा नहीं है कि आप कहोगे कि आजकल मास्टर को क्या हो गया, बार बार बीच में कह देता है सेशन के 2-3 बार कि लाइक कर दो। देखो काम की बात सुनो, यहाँ पर तो वासु स्टडी IQ जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको मिलती हैं इनकी पीडीएफ हालांकि थोड़ी देर से आती हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं जिनको पुरानी के बारे में नहीं पता है, रेलवे के 1750 सवालों की एक शानदार पीडीएफ है। इसके अंदर 2 तरीके हैं, एक तो वो पीडीएफ है जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं, बात नंबर 1। एक वो पीडीएफ है जिसके अंदर हर क्लास के लिंक है, ठीक है, जिसमें हर क्लास के लिंक भी डाल रखे हैं। तो दोनों ध्यान रखें, इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, इसको मोबाइल में रखें। चैप्टर कोई भी पढ़ रहे थे और आपका मन हुआ कि भाई क्लास नंबर जो 63 है इसमें इश्यू आ रहा है, तो इस पीडीएफ में जो आपके पास मोबाइल में है 63 पर गए, वहीं क्लिक किया, तुरंत वीडियो में पहुंच जाओगे। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर डाउट आ रहा है, स्क्रॉल करके आगे ले आओ, ये लो समाधान हो गया। तो फिर वही पढ़ने के लिए आपके पास एक वजह है, सिर्फ पढ़ना है, नहीं पढ़ने की आपके पास 1000 वजह है कि सर पीडीएफ में तो ये है, हमें तो इनका सॉल्यूशन दे दो, हमें तो इनके मार्क भी लगा दो, हमें तो इनके आंसर भी दे दो। वीडियो में पढ़ा ही दिया, क्वेश्चन दे दिए, प्रिंट करवा ही सकते हो, मोबाइल में रख ही सकते हो, और तो क्या संभावना। अब गुरुजी क्या करें, साथ चल पड़े आपके एग्जाम हॉल में व्यवस्था बना दें, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। वरना मैं चाहता क्या, ये उम्र है कि आपकी पढ़ाई लिखाई की, कि जिस उम्र के अंदर आपको एंजॉय करने की नीड थी, वहाँ नोटबुक पेन लेकर के अपने हाथों की उंगलियों को टेढ़े कर रहे हो, हर रोज़ अजीबोगरीब न्यूज़ सुनते हो, ये हो गया वो हो गया। कुछ बच्चे इस लेवल पर भी पहुंच जाते हैं, इवन दो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो खैर ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकती हैं आपका फ्यूचर, कि हो सकता है जैसे आप वो देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट जॉब की क्यों नहीं इच्छा होती है। आप दुनिया को थोड़े अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करें, अपनी मेहनत पर थोड़ा भरोसा रखें कि जीवन में सब कुछ ये नहीं है। आपने आज जो मेहनत करनी की है किसी भी चीज़ को पढ़ करके, यकीन मानिए उसके रिजल्ट निकलेंगे। ज़रूरी नहीं होता है कि गवर्नमेंट जॉब के भरोसे ही आपको मिले। आपको ऐसे, मैं ये कह सकता हूँ, कम से कम आपको 100 एग्जाम्पल आप ठीक ठीक से अगर यूट्यूब को फॉलो करते हैं तो ऐसे मिल जाएंगे जो सच में, जिनको कि स्ट्रगल करके जीरो से ही वो लोग उठ करके कहीं पहुँचे थे, उन्होंने भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। तो ये चीज़ें सब कुछ नहीं है, ठीक। आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को इतना हावी ना करें कि सर नहीं लगेगी तो मर जाएंगे। यार ये तो वाहियात बात हो गई ना। थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स की तरफ भी देखो, इस देश का हिस्सा हैं आप, तो मातृभूमि के ऊपर भी आपके ऋण पड़े हुए हैं, उनको भी चुकाना है। अगर ठीक ठीक सोचा जाए तो आपने जीवन के इतने सालों तक इतने संसाधन यूज किए हैं, तो उसका भी तो कर्ज आपको चुकाना है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा जो मैंने आपको तरीके बताए ना कि ऐसे मेहनत करो, ये करो भाई, ऐसे रिवीजन करो, यकीन मान लो आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। नहीं होता तो आप मुझे 1 महीने बाद इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना कि सर आप वाहियात बात कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। होता है जैसे जैसे। और जो बच्चे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कौन होते हैं, याद रखना, जो बच्चे ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हैं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं। क्यों? ट्रिक नंबर 420 तक पहुंच गए, 320 भूल गए, 320 लगानी थी 420 लगा दी। तो यहाँ दिमाग क्या चाहता, दिमाग लॉजिक मांगता आपसे कि मुझे बताओ ये कैसे हुआ। आप कह रहे नहीं ये नहीं हुआ, सीधे सीधे लिख ले इसको, ऐसे होगा। दिमाग कह रहा नहीं मुझे बताओ यार क्या हुआ। आप कह रहे हो नहीं सीधे याद कर, ट्रिक नंबर 420 है ना, ये इसी को याद करना पड़ेगा, यही आएगी एग्जाम में। तो आप अपने दिमाग के ऊपर अपनी दशा और दिशा को इतना बिगाड़ लेते हैं कि फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाता है। एक सही से रास्ते के ऊपर चलें, सही दिशा में चलें। सही दशा और दिशा जो होती है बिल्कुल आपकी सफलता दिलवाती है, समय भी कम लगता है, मेहनत करनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखें, जो ट्रिक वाले बच्चे हालांकि उससे कम करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी और चीज़ें आपको लंबे टाइम तक ध्यान रहती हैं। और जब आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ध्यान रखना, फिनिशिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी डिमांड भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा तो खैर इतना ही सजेशन है। कोई पर्सनल क्यूरी है तो आप यहाँ पर भेज सकते हैं। लेवल मैंने बिल्कुल एसएससी और रेलवे का मेंटेन रखने का प्रयास किया इन सीरीज के अंदर। ये आपका डाउट ग्रुप है, ठीक है। डाउट ग्रुप पर भी थोड़ा ध्यान रखना, इसकी गरिमा को बना करके रखना।
इधर उधर के आलतू फालतू मैसेज मत भेजना इसके ऊपर कि 10 रुपए का रिचार्ज हो रहा है, इस ऐप को इंस्टॉल कर दो। 10 रुपए आते जाते रहेंगे, कई लाखों करोड़ों कमाने आपको जीवन के अंदर, तो इस चक्कर में ना पड़े। डाउट ग्रुप का ठीक यूटिलाइजेशन करें, रिलेवेंट डाउट भेजें। ऐसे नहीं है, कई तो डाउट मैं कई बार देखता हूँ कि आज चलो रिप्लाई करते हैं भैया, आधे 1 घंटे बैठ करके बच्चों के क्या क्या डाउट आए हैं। कई बच्चे क्या किस टाइप के डाउट करते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। अब इस लेवल के ऊपर डाउट पूछने लग गए हैं बच्चे, देखो। तो इससे क्या सच में आपको लगता है इस टाइप के डाउट बताने चाहिए, या इस टाइप के डाउट के लिए एक ग्रुप बना रखा है? नहीं, ये ग्रुप थोड़े से रिलेवेंट टाइप के सवाल हो। ठीक है, मैं ये नहीं मानता किसी बच्चे को नहीं आता है तो उसको तरीका बता दिया कि भाई यहाँ से पढ़ लो, पहले थोड़ा सा लेवल बूस्ट कर लो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी कंप्लेंट करते हैं कि सर आपका आजकल डाउट ग्रुप का जो स्तर ही गिर चुका है, यहाँ पर हर कोई अजीबोगरीब डाउट भेज देता है, हम रिप्लाई करना चाहते हैं, जैसे खोल के देखते हैं ऐसे सवाल आते हैं, मूड खराब हो जाता है। तो थोड़ी सी गरिमा बना के रखें। हम लोगों ने पूरा प्लान आपके लिए कर रखा है कि इस दिशा में चलें, ऐसे ऐसे मेहनत करेंगे, बिल्कुल सफलता आपके दरवाजे पर ही होगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ओपन है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।